इसलिए उन्हें कोने में बिठाना आम बात है। क्या खाओगे? संजय ने ईशान के लिए जगह का इंतजाम करने के बाद हाथ में कलम और कागज लेकर ईशान से पूछा और बताया कि वो शेफ और वेटर दोनों हैं। रेस्टोरेंट में काफी भीड़ थी, इसलिए उसे भी मेहमानों का स्वागत करने के लिए बाहर आना पड़ा। आपने तो मुझे मेनू भी नहीं दिया, मैं ऑर्डर कैसे करूंगा? ईशान ने चुपचाप संजय की तरफ देखा और कहा, आप क्या सलाह देंगे? मशरूम सूप क्रीम के साथ, तुलसी पनीर के साथ और हमारे लॉबस्टर बहुत ताज़ा हैं। क्या आप एक हिस्सा लेंगे? संजय ने सिगरेट मुंह में दबाए हुए उससे पूछा। चलो सब खा लेते हैं, ईशान बोला, और कुछ और स्वादिष्ट खाना भी जिससे मेरा पेट भर जाए। इस समय बीच में एक बोहेमियन पोशाक में एक खूबसूरत महिला ने संजय को हाथ हिलाकर कहा, वेटर। अगले ही पल संजय घूमा और तेजी से पैरों को घुमाते हुए उस खूबसूरत महिला की ओर दौड़ा। उसकी आंखें गुलाबी दिलों में बदल गईं। उसने बड़ी विनम्रता से उसकी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, हाय, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सुंदरी? ईशान ने उस बिगड़ैल को देखते हुए अपना मुंह चौड़ा कर लिया। उसका मन कर रहा था कि उसकी गांड पर लात मार दे। मैंने अभी तक ऑर्डर पूरा नहीं किया है। उन्हें संजय को उस महिला पर मोहित होते देख ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस कामुक शेफ ने जैसे ही उस खूबसूरत महिला को देखा, सब कुछ भूल गया। जब तक ईशान खुद के लिए खड़ा होकर कोई हंगामा न करे, वरना संजय से यह उम्मीद मत कीजिए कि वह पलटकर उसका ऑर्डर ले आएगा। हालांकि ईशान ऐसा करने को तैयार नहीं था और वह बस इंतजार ही कर सकता था, लेकिन संजी की पीठ देखकर वह अपने शेफ महेश के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन ज्यादा अच्छा रसोइया है। आखिर उसे तो मैथ्यू के व्यंजन बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। सच कहूं तो महेश एक शाही शेफ था। खैर, यह बाद में तय किया जाएगा। अब मुझे संजी की सेवा का इंतजार करना होगा, फिर मैं अपना मन बनाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मेरे लिए खाना बनाने के लिए तैयार है या नहीं। सौभाग्यवश संजय ने अंततः महिला से बात समाप्त की और उसे ईयान की मेज पर वापस रख दिया। आदमी के चेहरे पर यह बदबूदार आदमी हमेशा एक नीरस भाव लिए दिखाई देता था। वह ग्राहक को अपनी सलाह पूरी भी नहीं करता था, बस उसकी आंखों में देखे बिना ऑर्डर लिख देता था। ठीक है, चलो सीफूड फ्राइड राइस और स्टेक भी डाल देते हैं। यह देखकर कि वह आदमी फिर से खिसकने की कोशिश कर रहा है, ईशान ने जल्दी से उसे रोका और मुस्कुराते हुए बोला, तुम भी इसी रेस्टोरेंट में शेफ हो ना? क्या तुम मेरा खाना बना सकते हो? संजय ने ईशान की ओर देखा और कहा, मैं अब वेटर के रूप में काम कर रहा हूँ, हमारे पास कई कुशल शेफ हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा ऑर्डर तुम ही पकाओ। ईशान ने मेज पर उंगलियां थपथपाईं, क्या तुम्हारा रेस्टोरेंट ग्राहकों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता? संजय ने ईशान को अजीब नजर से देखा, लेकिन अंत में उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा। कुछ ही समय बाद संजय ने ईशान की सेवा शुरू कर दी। ईशान ने मेज पर रखे व्यंजनों को देखा और पाया कि वे वाकई लाजवाब थे। खाने की मात्रा ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन हर व्यंजन करीने से पकाया गया था। सिर्फ प्रस्तुति देखकर ही सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। जब संजय ने सर्विस खत्म की तो वह मुड़ा और जाने ही वाला था कि ईशान ने उसे फिर रोक दिया। यार, तुम्हारा खाना तो मेज पर लग ही गया है, और क्या चाहिए? संजय ने चिढ़कर कहा, क्योंकि वह बोहेमियन ड्रेस वाली औरत से बात करना चाहता था। इतनी जल्दी क्या है? ईशान ने रुमाल लपेटा और बोला, क्या तुम अपने व्यंजनों पर मेरी राय नहीं सुनना चाहती? कोई जरूरत नहीं। संजय ने आत्मविश्वास से सिगरेट हाथ में पकड़ी, धुआं छोड़ते हुए कहा, मैं बारातियों का सबसे अच्छा शेफ हूँ।
लेकिन ईशान के जवाब देने से पहले ही सफेद एप्रन पहने मोटी बाहों वाला एक लंबा चौड़ा आदमी अचानक कहीं से प्रकट हुआ। उसने दुखी चेहरे से संजय की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे अरे, क्या मैंने सही सुना? लगता है कोई कह रहा है कि वो बारातियों का सबसे अच्छा शेफ है। संजय ने सिगरेट का फिल्टर काटा और उस बड़े आदमी को घृणा से देखा। पैटी, साले तू किचन से बाहर क्यों आया? हाँ, यह बड़ा आदमी पैटी है, जो बाराती रेस्टोरेंट के पायरेट शेफ्स में से एक है। उसने अपना सिर संजीस पर पटका और उसकी तरफ इशारा किया। तुम बहुत झूठे हो, मैं बाराती का सबसे अच्छा रसोइया हूँ। एक बिगड़ैल रसोइया जो औरत को देखते ही पागल हो जाता है, उसकी तुलना मुझ चीफ पैटी से कैसे हो सकती है? रेस्टोरेंट में मौजूद कई मेहमान, साथ ही दूसरे शेफ और वेटर दोनों को झगड़ते हुए देख रहे थे। बाराती रेस्टोरेंट का यही रोज का काम था। अगर कोई यहाँ अक्सर खाना खाने ना आता तो कोई समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। ईशान थोड़ा अवाक था क्योंकि दोनों उसके खाने की मेज के सामने बहस कर रहे थे, हालांकि उसे अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करना था। तुम दोनों कहीं और झगड़ा क्यों नहीं करते? मुझे इस खाने के साथ जोन में प्रवेश करना है। ईशान ने ऐसा सोचा और खाना शुरू कर दिया। खाना आते ही ईयान की आंखें चमक उठीं। कहना ही पड़ेगा कि संजय के बनाए व्यंजन लाजवाब थे। सूखे बेसिल चीज का स्वाद इतना लाजवाब था कि मुंह में पानी आ जाए। स्टेक बहुत ही मुलायम और मुलायम था। सॉस भी खुशबू के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया था। ताज़ा क्रीम मशरूम सूप बहुत अच्छा था, लेकिन ज्यादा चिकना नहीं था। फिर भी उसे पीने के बाद ईयान का मुंह और पेट बहुत खुश हो गया। सी फूड फ्राइड राइस की बात करें तो वह सबसे खास था। चावल के हर दाने में सी फूड का स्वाद समाया हुआ था और हर निवाला बहुत ही स्वादिष्ट और भरपूर था। यदि शुरुआत में ईशान ने संजय और महेश के खाना पकाने के कौशल की तुलना करनी चाहिए, तो जैसे ही भोजन का परीक्षण हुआ, वह सब कुछ और सबको भूल गया। बस एक शब्द दोहराता रहा, खाओ 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 खाओ। यह ईशान द्वारा खाया गया अब तक का सबसे आनंददायक भोजन था। उन्होंने पाया कि महेश और संजी की पाककला कौशल बहुत ही करीब थी। इस शानदार भोजन को खाते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह अभी भी ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू समूह की नाव पर हैं। कुल मिलाकर ईशान ने जल्द ही अपना ऑर्डर खत्म कर दिया। आखिरकार उसे कुछ और ऑर्डर करने का मन हुआ, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि संजय और पैटी अभी भी झगड़ रहे थे। खैर, उस मामले में तो छोड़ो। ईशान ने अपना पेट थपथपाया, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। अरे! ईशान को अचानक याद आया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। अब इक्के की चाल चलने का समय आ गया है। और FKU ग्रे कैट XD मूल रूप से कप्तान के रूप में ईशान ड्रैगन हंटर पायरेट्स के वित्तीय मामलों के प्रभारी थे। हाल ही में ड्रैगन हंटर्स की आय बहुत स्थिर हो गई थी। हालांकि उन्होंने व्यवसाय राघव चौहान को सौंप दिया था, फिर भी उनके पास काफी नकदी थी। लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि कैन बेट पार करते समय ईयान का सामान खो गया क्योंकि उसकी फ्रेंडशिप नाव पलट गई थी। उसने इस समस्या पर तब तक ध्यान नहीं दिया था, उसे बस पोनेग्लिफ के रबिंग शिलालेख की सुरक्षा याद थी। जब वह शांत बेल्ट से तैरकर नॉर्थ ब्लू की ओर बढ़ा तो उसकी मुलाकात हॉकिंस ग्रुप से हुई। फिर उनके साथ चलने से उन्होंने उसकी हर जरूरत पूरी कर दी और उसे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। नतीजा यह हुआ कि ईशान खाना और नाव लेने के बाद हॉकिंस से पैसे मांगना ही भूल गया। अरे! क्या मैं इक्के की खास चाल डाइन एंड डैश से संक्रमित हो रहा हूं? क्या यह मेरा पहला मौका होगा? जब ईशान यह सोच रहा था और अनिश्चित दिख रहा था, तभी पास में खड़े संजय और पैटी ने झगड़ा खत्म कर दिया।
पैटी ने संजय से तिरस्कारपूर्वक कहा, मैंने हमेशा कहा है कि ग्राहक पहले आते हैं, देखो मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। इतना कहकर उसने अपना सिर घुमाया और दोनों हाथ जोड़कर एक मनमोहक मुस्कान बिखेरते हुए ईशान से कहा, मेरे प्यारे मेहमान, क्या आप खाने से संतुष्ट हैं? आपके स्वागत के लिए धन्यवाद। आपके कुल 84,000 बेरीज हैं। मैं 90,000 बेरीज लूंगा और इसकी मेहरबानी होगी। खैर हाँ, ये कर्म है या कुछ और। जैसे ही मुझे याद आया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो पलटा और मुझसे बिल भरने को बोला। क्या इसलिए कि मैं समुद्री डाकू हूँ? क्या उन्हें उम्मीद थी कि मैं बिना पैसे दिए भाग जाऊंगा? ईशान को नहीं पता था कि पैटी ने उसकी असहजता को देखा था या नहीं, लेकिन वह सचमुच शर्मिंदा था। ओह, ईशान को पता नहीं था कि क्या कहना है। ईशान को ऐसे देखकर पैटी का पहले जैसा आकर्षक चेहरा अचानक बदल गया। उसने मेज पर हाथ पटका और रूखे स्वर में ईशान से कहा, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं क्या? आह, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। ईशान खुलकर बोला। पॉप! जोर की आवाज के साथ पैटी ने अपना रोएदार हाथ फिर मेज पर पटका और ईशान पर चिल्लाया, तू तो कंगाल निकला। यहाँ मुफ्त का खाना खाने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी तेज दहाड़ से रेस्टोरेंट में हड़कंप मच गया और चाकू लिए कई रसोइये बाहर आ गए। हालांकि इन रसोइयों ने रसोइयों के कपड़े पहने हुए थे, फिर भी वे सभी भयंकर लग रहे थे और जल्दी से ईशान को घेर लिया। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या हंसे। दरअसल उसने 2 डाइन एंड डैश किए थे, लेकिन वे सभी आरव के साथ थे और उस समय उनमें से किसी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह केवल आरव का पीछा कर सकता था और भाग सकता था। लेकिन अब वह अकेला है और वह सशस्त्र रसोइयों के एक समूह से घिरा हुआ है। अनुमान है कि बाराती रेस्टोरेंट में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती रही होंगी, क्योंकि उनके ज्यादातर ग्राहक समुद्री डाकू थे। पैटी और बाकी लोग ऐसी परिस्थितियों से निपटने में माहिर थे। ईशान को घेरने के बाद पैटी चिल्लाई, मारो इसे। मैं इन बदमाशों से तंग आ चुकी हूं जो बाराती में मुफ्त खाना खाने की सोच कर आते हैं। अगले ही पल सभी रसोइये विभिन्न चाकू लेकर ईशान पर झपट पड़े। ईशान को नुकसान हुआ, जाहिर है वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, आखिर गलती उसकी ही थी। इसलिए सेनबोनजाकुरस की म्यान पकड़कर उसने अपनी तरफ आने वाले हर हमले को रोक दिया। बाराती शेफ भले ही ईस्ट ब्लूज पायरेट्स से निपटने के लिए काफी मजबूत हों, लेकिन ईशान के सामने हालात अलग हैं। ईशान ने सहजता से म्यान हिलाया और रोकते हुए बोला, रुको रुको, मैंने सुना है कि। हालांकि रसोइयों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उस पर हमला करते रहे। पैटी ने पैन लहराया और इयान के चेहरे पर जोर से मारा। कुछ बार हमला होने के बाद ईशान थोड़ा परेशान हो गया, इसलिए उसने म्यान से प्रतिरोध करना बंद कर दिया और सेनबोनजाकुरा निकाल लिया। झलकती ब्लेड, नई चांद। ईशान ने दोनों हाथों में तलवार थामे ब्लेड को जोर जोर से हिलाया, जिससे उसके ऊपर कई चाप बन गए। ब्लेड की धुंधली रोशनी अचानक हवा में एक घुमावदार चांद में बदल गई। पैटी और उसके दोस्तों के सारे हथियार उसकी इस हरकत से प्रभावित हो गए। यह मोरिया मिनाकाटा की एक विशेष तकनीक है। ब्लेड की रोशनी से बना अर्धचंद्र एक चमक में गायब हो गया। फिर इयान की तलवार वापस अपने म्यान में चली गई और इयान के वापस खींचने के साथ रसोई के चाकू, रोलिंग पिन और शेफ के हाथों में मौजूद पैन सभी टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गए। यह दृश्य देखकर पैटी की हरकतें तुरंत रुक गईं। वह अपने हाथ में बचे हथियार के अवशेषों को घूरता रहा और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। ईशान ने उन्हें हमला करना बंद करते देखा, राहत की सांस ली और बस कुछ कहना चाहता था, लेकिन इस समय उसके पीछे से एक सीटी की आवाज आई, जिसने इयान के दिल को जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया।
फिर उसने अपना हाथ उठाया और म्यान से वार किया। धमाक! एक जबरदस्त जोर का धमाका हुआ और एक चमड़े के जूते ने इयान की म्यान को लात मार दी। इयान का हाथ कांपने लगा, हल्का सुन्न-सा महसूस हुआ। उसने इधर-उधर देखा तो पता चला कि वो संजय था। जेब में हाथ डाले और मुंह में सिगरेट लिए उसने एक पैर से इयान की म्यान पर लात मारी। संजय ने अपनी भौहें उठाईं और उदास चेहरे के साथ ईशान से कहा, तुमने न केवल मुफ्त का खाना खाने की योजना बनाई, बल्कि तुमने मुझसे खाना बनवाने की भी हिम्मत की। शुरुआत में जब पैटी और बाकी लोगों ने ईशान पर हमला किया, तो संजय ने कोई हरकत नहीं की। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी एक ही गोली से उसके साथियों के हथियार काट देगा। यह जानते हुए कि ईशान एक खूंखार समुद्री डाकू हो सकता है, संजय ने ज्यादा परवाह नहीं की और उसे सीधे लात मार दी। हालांकि पैटी और संजय अक्सर झगड़ते थे और एक दूसरे को डांटते थे, इन कमीनों के बीच का रिश्ता इतना मजबूत था कि बाराती रेस्तरां का मालिक रेडलेग्स हीर मूल रूप से एक समुद्री डाकू था और इस रेस्तरां को खोलने के बाद उसने अपने कई पिछले समुद्री डाकुओं को ले लिया और उन्हें एक घर दिया। इसलिए चाहे वह संजय हो या पैटी, वे सभी भाई थे और दुश्मन का सामना करते समय वे एकजुट होंगे। पैटी की तुलना में, जो अपनी मुट्ठियों का प्रयोग करना पसंद करता है, संजय ने किक आधारित मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है। यह पता चलने पर कि ईशान ने उसकी किक रोक दी है, संजय ने अपना पैर पीछे खींच लिया, एक पैर को ऊपर उठाकर तथा दूसरे को सहारे के रूप में इस्तेमाल करके अपनी मुद्रा बदली। फिर एक टॉमहॉक शैली के वार से उसने ईशान पर फिर से हमला कर दिया। ईशान आने वाला वार नहीं झेलना चाहता था, इसलिए उसने एक तरफ से जोरदार वार करके संजी की लात को जमीन पर आने दिया। उसने तुरंत ईशान के पीछे रखी डाइनिंग टेबल को चकनाचूर कर दिया। उड़ते हुए चूरे के बीच संजय जोर से पलटा और अपनी एड़ी इयान की ठुड्डी की तरफ उठाकर पीछे की ओर लात मारी। इसका कोई अंत नहीं है। ईशान निराश हो गया, मुझे बोलने का मौका दो। जैसे ही संजी की लात लगने वाली थी, ईशान ने जोर से म्यान उठाया, वार को रोका और फिर आगे की ओर झपटा, तुरंत संजय के पास आ गया। उसके हाथ में पकड़ा सेनबोनजाकुरा म्यान से आधा बाहर निकला और हत्थे से संजी के पेट पर वार किया। वार तेज और जबरदस्त था और संजय को इतनी जोर से चोट लगी कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने अपना पेट ढक लिया और कई फीट पीछे हट गया। जब पैटी और अन्य लोगों ने देखा कि संजय को भी नुकसान हुआ है, तो वे तुरंत एक साथ दौड़े और अपनी संख्या का फायदा उठाकर ईशान को जमीन पर गिराने की कोशिश की। लेकिन इसी समय अचानक एक तीखी आवाज आई, साले, ये क्या कर रहे हो? एक आदमी, जिसकी ऊंची शेफ वाली टोपी, ठोड़ी पर घनी दाढ़ी, लंबी लटदार मूछें और स्टील की खूंटी वाला पैर था, आगे दिखाई दिया। उसने हाथ क्रॉस करके भीड़ की तरफ देखा। उसी ने जोर से दहाड़ लगाई थी। शायद रेस्तरां में उन्होंने इतना शोर मचाया कि अंततः बाराती रेस्तरां के मालिक रेडलेग्स हीर को बाहर आना पड़ा। ईशान को नहीं पता था कि बाराती रेस्टोरेंट में शेफ और ग्राहकों के बीच अक्सर ऐसी लड़ाई होती रहती है या नहीं, क्योंकि जब संजय, पैटी और बाकी लोगों ने ईशान को घेर लिया, तो रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी मेहमान बिल्कुल भी डरे नहीं, बल्कि अपनी सीटों से यह सब देखकर बहुत उत्साहित थे। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए बाराती रेस्तरां के लड़ाकू शेफ, जिन्होंने अपनी भयंकर लड़ाई शक्ति से अधिकांश ग्राहकों को प्रभावित किया, उस युवक को दबाने में नाकाम रहे, जिसने बिना भुगतान किए कई व्यंजन खाए, तब भी जब उन्होंने एक साथ उस पर हमला किया। इस समय रेस्तरां के मालिक ज़हीर दिखाई दिए और उनके आगमन के साथ दर्शक अधिक उत्साहित थे। ओह! बॉस ज़हीर आउट हो गए। वह युवक इतना भाग्यशाली नहीं लगता,
संभवतः वह अपने महान पैर से ही मारा जाएगा। कुछ जानकार मेहमानों ने, खासकर नियमित रूप से आने वाले मेहमानों ने रेडफुट ज़ीर का नाम सुना होगा। वे सभी जानते थे कि ज़ीर का बाहर निकलना सिर्फ लड़ाई रोकने के लिए नहीं था, क्योंकि इस तरह के बदमाशों के लिए वह निर्दयी था। इसलिए रेस्तरां के ग्राहक शो का इंतजार करते रहे। ज़ीर के प्रकट होते ही पैटी और बाकी लोग पीछे हट गए। केवल संजय, जो इयान के अचानक वार से गिर गया था, अपना पेट ढककर ऊपर चढ़ा और फिर से दौड़ने की योजना बना रहा था। लेकिन इस बार ज़ीर ने हिंसक रूप से अपना पैर उठाया और संजय के सिर के पिछले हिस्से पर लात मारी। संजी का सिर एक बड़े हथौड़े की तरह था, जो सीधे लकड़ी के फर्श पर गिर रहा था। ज़ीर एक ऐसा आदमी है जो दावा करता है कि वह अपने पैर से पत्थर को तोड़ सकता है और स्टील पर अपने पैरों के निशान छोड़ सकता है। एक पैर के न होने के बावजूद उसकी किक को कम नहीं आंका जा सकता। एक सेकंड बाद संजी के सिर पर एक बड़ा सा थैला उछला और उसकी नाक से खून बहने लगा। वह पलटा और गुस्से से बोला, बूढ़े, यह क्या कर रहे हो? ज़ीर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम इतने मूर्ख हो कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि कब पीछे हटना है? फिर उसने पैटी और बाकी रसोइयों की तरफ देखा और गालियां देते हुए कहा, और तुम कमीनों, क्या तुम अपने मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ हैं? पैटी और बाकी लोग उसकी डांट से हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बॉस को क्या हो गया है। क्या इन मुफ्तखोरों को मेहमान कहा जा सकता है? लेकिन हीर ने उनकी नजरों को नजरअंदाज कर दिया, पास गया और ईशान से कहा, मुझे इस तरह के व्यवहार के लिए खेद है, ये बेवकूफ बहुत असभ्य हैं। ईशान ने उसकी तरफ देखा और झुंझलाकर बोला, क्या बात है, तुम्हारे स्टाफ ने मुझे समझाने तक का मौका नहीं दिया। मैं तो पैसे लाना ही भूल गया था, फिर तुम्हें किसने बताया कि मैं बिल नहीं भरूंगा? संजय इस समय फिर से खड़ा हो चुका था। उसने फिर से सिगरेट सुलगाई और ईशान से कहा, क्या तुम बर्तन धोने और घर के काम करने को तैयार हो? ईशान ने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन ज़ीर ने संजय को घूरा और चिल्लाया, चुप रहो। फिर वह ईशान की ओर मुड़ा और बोला, मेरे प्रिय ग्राहक, यह भोजन मेरा उपहार है। ये कहते ही रेस्टोरेंट में मौजूद ग्राहक ही नहीं, संजय और पैटी भी दंग रह गए। क्या बॉस ज़ीर ने किसी को बिल भरने की छूट दे दी है? ये मजाक है ना? क्या यह सचमुच वही बॉस ज़हीर है जिसे हम सब जानते हैं? संजय और बाकी लोगों की नजरें ईशान पर गड़ी रहीं। उसे ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन जैसे भी देखा, इयान की उम्र उस बूढ़े आदमी के आसपास भी नहीं थी। इस बार ईशान ने अपना सिर झुकाकर कहा, क्या ज़ीर ने मुझे पहचान लिया, जबकि मैंने टोपी नहीं पहनी है? मैं तो वही हूँ, चाहे टोपी पहनूं या नहीं। या फिर मेरी कलाई पर बंधी पट्टी और घंटी ने मुझे पहचान लिया? निश्चित रूप से ईशान ने देखा कि जेफ की नजरें उसकी कलाई पर लगी घंटी पर टिकी थीं। इसलिए अपना सिर हिलाते हुए ईशान ने कहा, नहीं, मैं अपने खाने का खर्चा उठाऊंगा, लेकिन एक पल भी इंतजार करना ज्यादा नहीं है ना? ईशान की बात सुनकर ज़ीर ने जिद छोड़ दी। वह इयान की मेज के पास एक कुर्सी पर बैठ गया और संजय की तरफ मुड़ा। जाओ, कुछ मिठाई ले आओ। संजय हैरान होकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वो सच में मुझसे इस कमीने के लिए मिठाई लाने को कह रहा है? संजय को आदेश देने के बाद उन्होंने मुड़कर ईशान से पूछा, तुम ईस्ट ब्लू में वापस कैसे आ गए? यह सही है, ज़ीर ने सचमुच ईशान को पहचान लिया था। इस इलाके के एक मशहूर समुद्री डाकू शिकारी होने के नाते एक महान नवागंतुक समुद्री डाकू के लिए जेफ का ज्ञान संजय या पैटी के ज्ञान के बराबर नहीं था। जब लड़ाई शुरू हुई तब वह रसोई में बैठा था,
लेकिन तभी उसे बाहर से आती हुई घंटी की एक तेज आवाज सुनाई दी। पहले तो वह दंग रह गया, फिर वह उलझन में पड़ गया। वह जल्दी से देखने के लिए बाहर आया। यान का फिगर देखकर वह तुरंत समझ गया कि परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे, इसलिए उसने तुरंत संजय और पैटी को रोक दिया। हालांकि नए शिचिबुकाई में शामिल हुए ईशान का नाम पूरे ईस्ट ब्लू में फैल गया है, फिर भी बहुत से लोग उसे सिर्फ उसके वांटेड पोस्टर पर लगी तस्वीर से ही जानते हैं। उसकी तस्वीर का श्वेतश्याम संस्करण, जो एक स्केच जैसा था, उसमें सिर्फ उसका सिर दिखाया गया है, पूरा शरीर नहीं। बहुत से लोगों ने असली ईशान को कभी नहीं देखा, न ही उसके अचानक ईस्ट ब्लू में वापस आने की उम्मीद की, तो वे उसे इस हालत में कैसे पहचान सकते थे। इसके अलावा हालांकि कई लोगों को नए शिचिबुकाई के अस्तित्व के बारे में जानकारी है, लेकिन वे वास्तव में यह नहीं समझते कि वे क्या करने में सक्षम हैं। केवल रेड लेग ज़ीर, जो ग्रैंड लाइन से लौटा है, समझ सकता है कि शिचिबुकाई होने का क्या मतलब है। सबसे अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि ईशान आसानी से उत्तेजित नहीं हुआ और उसने अभी तक पूरे बाराती रेस्तरां को ध्वस्त नहीं किया है। बेशक यान की उम्र के कारण ज़ीर उसके प्रति बहुत अधिक सम्मान नहीं दिखा सके, लेकिन उन्होंने एक सम्मानित अतिथि के रूप में उनके साथ व्यवहार करने की इच्छा भी व्यक्त की और अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया। सवाल सुनकर ईशान ने बस इतना कहा, मैं तो बस गुजर रहा था। फिर ईशान ने पूछा, क्या आपके रेस्तरां में प्रतिदिन बहुत सारे समुद्री डाकू आते हैं? ज़ीर ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही, और ये सब यहाँ खाने के लिए तो नहीं आए हैं, खासकर हाल के दिनों में। तो जरा उनकी हरकतों को समझिए। ईशान को कोई परवाह नहीं थी और उसने कहा, चूंकि समुद्री डाकू यहाँ हमेशा परेशानियां खड़ी करने आते हैं, तो खैर, अगर अगले दिन कोई उग्र समुद्री डाकू आसपास दिखाई देगा, तो उसे मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैं उनका सामान जब्त कर लूंगा और खाने का खर्चा भी उठा लूंगा। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? ज़ीर को उम्मीद नहीं थी कि ईशान इस तरह बिल चुकाएगा। कुछ सोचकर उसने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जब तक तुम खुश रहो। उसके बाद वह उठकर चला गया और रेस्तरां में ग्राहकों को फुसफुसाते हुए छोड़ दिया, जो यह सोच रहे थे कि जेफ का रवैया अचानक कैसे बदल गया, जबकि संजय, पैटी और अन्य शेफ एक दूसरे को निराशा में देखते रहे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हालांकि इस समय उनके बॉस की एक और दहाड़ रसोई से आई, तुम कमीनों, क्या तुम्हारे पास देखभाल करने के लिए कोई काम नहीं है? पैटी ने अपना गंजा सिर खुजलाया और मुड़कर वहां से चला गया। संजय भी वहां से चला गया, लेकिन जब वह जाने वाला था तो ईशान ने उसे याद दिलाया, मेरी मिठाई मत भूलना। यह सुनते ही वह लड़खड़ाया, भौहें सिकोड़ी, हाथ जेबों में डाले और ईयान की बात का जवाब दिए बिना ही रसोई में वापस चला गया। ईशान ने परवाह नहीं की, मेज पर अपने पैर रख दिए और कुर्सी की पीठ पर टिककर शांति से प्रतीक्षा करने लगा। सामान्य तौर पर ईशान को डिफॉल्ट करने की आदत नहीं है। हालांकि बाराती रेस्तरां में शुल्क बहुत महंगे थे। पैटी के शब्दों में कुल 90,000 बेरीज थे। इस समुद्र में, विशेष रूप से इस रेस्तरां के आसपास सम्मानजनक इनाम वाले समुद्री डाकुओं की कोई कमी नहीं थी। यह बहुत संभव है कि वे जल्द ही आ जाएंगे। यदि वह एक या दो समुद्री डाकुओं को पकड़ लेता है, तो वह बिल के लिए उनके खजाने या इनाम का आदान प्रदान कर सकता है। यह कहने के बाद यह भाग्य और नियति हो सकती है। ईशान ईस्ट ब्लू में एक समुद्री डाकू शिकारी हुआ करता था। हालांकि जब वह इस बार वापस आया तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह सबसे पहले अपना पुराना काम करेगा, और अब बाराती में कुछ समुद्री डाकू जैसे लोग थे। ईशान उन्हें देखने से खुद को रोक नहीं सका। वह नहीं जानता कि इन लोगों पर कोई इनाम है या नहीं।
उन लुटेरों ने ईयान की तीखी निगाहों को भांप लिया था, लेकिन इस लड़के को रेस्टोरेंट के इतने सारे शेफ्स का सामना अकेले ही करना पड़ा था, और बॉस झीर ने उसके साथ नरमी से पेश आया। ये लुटेरे नहीं जानते थे कि यह युवक कहाँ से आया है, इसलिए उन्होंने उसे जरा भी उकसाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने बिल चुकाया और चुपके से निकल गए। ईशान ने उनके पहनावे और हाथों में लिए हथियारों को देखा और पाया कि ये लोग शायद कुछ गुलाम हैं, इसलिए उसने उनकी परवाह नहीं की। ठीक इसी समय उसकी मेज से हल्की सी आवाज आई और वो संजय था जो मिठाई रख रहा था, जो एक बेहद नाजुक चॉकलेट केक था। प्लेट रखकर वो सिगरेट लटकाते हुए ईशान के सामने बैठ गया और कुछ शंकाओं के साथ ईशान से बोला, आखिर तुम हो कौन? ईशान ने प्लेट खींची और कांटे से केक खाने लगा। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें नहीं बताया? संजय ने अपना सिर हिलाया और कहा, बूढ़ा आदमी बहुत रहस्यमय है। उसने रसोई में प्रवेश करने के बाद एक शब्द भी नहीं कहा। ईशान ने हल्के से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि झीर अभी भी काफी समझदार है। हालांकि उसने ईशान को पहचान लिया था, लेकिन उसने ईयान की पहचान उसकी मर्जी के बिना नहीं बताई। ईशान इससे बहुत संतुष्ट था, इसलिए उसने धीरे से अपना केक खाया और संजी के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। रेस्तरां में बहुत भीड़ थी और जल्द ही संजय को नए ग्राहकों का स्वागत करने के लिए बुलाया गया, लेकिन संजय रेस्तरां में घूमते समय हमेशा ईशान पर ध्यान दे रहा था। जब ईशान ने केक खत्म कर लिया तो उसने उसे एक कप चाय दी और फिर से बैठ गया, जबकि रहस्यमय व्यक्ति धीरे धीरे चाय पीता रहा। नतीजा, इंतजार 2 घंटे से ज्यादा चला, जिससे ईशान थोड़ा निराश हो गया। क्या उसने बताया नहीं था कि हाल ही में यहाँ कई समुद्री डाकू आए हैं? इतने दिनों से मुझे कोई क्यों नहीं दिखा? क्या मैं भी यही खाना खाने वाला हूँ? जैसे ही ईशान ऐसा सोच रहा था, उसे एक धीमी सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। क्या ये तोपों की आवाज है? ईयान का मन तरोताजा हो गया और वो तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर बाड़ के पास खड़ा होकर इधर-उधर देखने लगा। बाराती के दक्षिण में समुद्र में 2 जहाजों की परछाई दिखाई दी। आगे वाला जहाज समुद्री डाकुओं के झंडे वाला था, जबकि दूसरा समुद्री युद्धपोत था। कि हाँ, मैं आ रहा हूँ। ईशान उत्साह से हाथ मलते हुए बोला। झीर ने जो कहा वह सच था, इस इलाके में समुद्री डाकू अक्सर दिखाई देते हैं। जैसे ही ईशान चलने वाला था, उसने अचानक बगल से बातचीत की आवाज सुनी। तोपों की आवाज सुनकर कई ग्राहक यह देखने के लिए बाहर आए कि क्या हो रहा है। फिर उसने उनकी टिप्पणियां सुनी, वह युद्धपोत जरूर लॉकडाउन मरीन का जहाज होगा, है ना? मैंने सुना है कि लॉकडाउन मरीन द्वारा हाल ही में समुद्री डाकुओं की गिरफ्तारी की आवृत्ति काफी अधिक है। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना अच्छी बात है। क्या आपको लगता है कि इस ब्लू के लिए पहले जैसे आलसी मरीन होना बेहतर है? अरे, मुझे यकीन है कि यह उस शक्तिशाली महिला का परिणाम है जो अभी लॉकडाउन की मरीन में शामिल हुई है। हाँ, मैंने सुना है कि इस दौरान एक महिला मरीन ने समुद्री लुटेरों का शिकार करने के लिए एक मजबूत टीम का नेतृत्व किया था। और तो और हर बार जब उसे भेजा जाता है तो वह विजयी होकर लौटती है। लॉकडाउन मरीन बेस ने इस बार कुछ शक्तिशाली लोगों की भर्ती की थी। जब ईशान ने पहली बार ग्राहकों को एक महिला मरीन सैनिक के बारे में बात करते सुना तो उसे तुरंत ताशिगी का ख्याल आया। लेकिन जब उसने सुना कि वह एक नई भर्ती थी तो उसे पता चला कि उसका अनुमान गलत था। चूंकि यह ताशिगी नहीं था तो यह अच्छा रहेगा। ईशान अपनी नाव पर कूद गया और नौसैनिक युद्ध की ओर आगे बढ़ गया। झीर रेस्टोरेंट की ऊपरी मंजिल पर खड़ा ईशान को नाव चलाते हुए देख रहा था। उसके पीछे संजय मुंह में सिगरेट दबाए दरवाजे से टिका हुआ था।
वह बहुत उदास लग रहा था और बोला, बूढ़े साहब, क्या तुम सच में उसे अपने खाने का खर्च समुद्री लुटेरों के सिर से चुकाने दोगे? हमारे रेस्टोरेंट में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम रसोइये हैं, समुद्री लुटेरों के शिकारी नहीं। अगर वह ऐसा करता भी है तो क्या हम सचमुच कुछ समुद्री लुटेरों को उनके इनाम के लिए नौसैनिकों को सौंप देंगे? हालांकि बाराती रेस्टोरेंट को अक्सर कृतघ्न समुद्री लुटेरों द्वारा परेशान किया जाता था, लेकिन नतीजा यह होता था कि उन्हें पीटा जाता था और बाहर निकाल दिया जाता था। उन्होंने कभी भी अपने इनाम के बदले समुद्री लुटेरों को नहीं सौंपा। देव के इस फैसले ने संजय को हैरान कर दिया। धीर हाथ जोड़कर बाड़ के ऊपर झुक गया, फिर बिना सिर घुमाए बोला, भले ही ऐसा पहले कभी न हुआ हो, इस बार हमें अपवाद बनाना पड़ेगा। चूंकि वह बिल चुकाने पर अड़ा है तो हम मान लेंगे और सवाल पूछना बंद कर देंगे। इस जवाब ने संजय को और भी हैरान कर दिया। जैसे ही ईशान अपनी नाव को दोनों लड़ाकू दलों की ओर ले गया, वे भी धीरे धीरे बाराती के पास पहुंच गए। आगे चल रहे समुद्री डाकू जहाज, जिसका पीछा किया जा रहा था, पर समुद्री युद्धपोत बमबारी कर रहा था। हालांकि समुद्री लुटेरों ने अपने जहाज पर अच्छी तरह नियंत्रण बनाए रखा और गोले से बचने के लिए टेढ़े-मेढ़े रास्ते चलते रहे, फिर भी तोप के गोले पास ही गिरते रहे, जिससे पानी की तेज बौछारें पड़ रही थीं। जाहिर है, यह समुद्री डाकू जहाज बाराती रेस्टोरेंट की ओर बढ़ रहा था, किसी और समुद्री डाकू जहाज से टकराने की उम्मीद में। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वे इसका इस्तेमाल नौसैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए कर सकते थे, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता। और अगर यह कोई आम व्यापारी जहाज होता तो और भी बेहतर होता, वे आसानी से उसका अपहरण कर सकते थे और कुछ लोगों को बंधक बनाकर पीछा कर रहे नौसैनिकों को पीछे धकेलने की कोशिश कर सकते थे। मेटल पायरेट्स कहे जाने वाले ये समुद्री डाकू ईस्ट ब्लू में एक नया स्थापित समुद्री डाकू समूह थे। हालांकि उनकी थोड़ी बदनामी हुई है, फिर भी वे नए ही हैं। अगर वे ईस्ट ब्लू में अनुभवी होते तो उन्हें पता होता कि उनके आगे वाला जहाज समुद्र में चलने वाला रेस्टोरेंट बाराती था, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा वे खोज रहे थे। शायद यह समूह उस दिन अपनी किस्मत देखे बिना ही नौकायन पर निकल गया। उन्होंने बाराती को न केवल एक साधारण व्यापारी जहाज समझा, बल्कि उन्हें आगे वाली नाव भी नजर नहीं आई। इसके अलावा इस नाव पर नौकायन करने वाले व्यक्ति को उनके लिए एक बुरा सपना माना जाता है। समुद्री लुटेरों का जहाज अभी भी आगे बढ़ रहा था। कप्तान बेचैनी से चालक दल को तेजी से आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। उन्होंने अपने सारे पाल लगा दिए थे और नौसैनिकों से यथासंभव दूरी बनाए रखना चाहते थे। हालांकि इस समय कप्तान ने अचानक अपने सामने प्रकाश की एक विशाल किरण देखी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हवा का एक झोंका उसके सिर के ऊपर से गुजरा और उसकी टोपी उड़ गई। उसके शरीर में ठंडक का एहसास हुआ। मूर्खतावश उसने बस हाथ बढ़ाकर पास से गुजर रही चीज को छूने की कोशिश की, लेकिन अचानक पीछे से चालक दल की डरावनी चीख सुनाई दी। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी सांस रोक दी। उनका मुख्य मस्तूल धीरे धीरे ढह रहा था। बीच के हिस्से में पाल पर एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया और मस्तूल दो साफ सुथरे हिस्सों में टूट गया। वाह! क्या हुआ? कप्तान चीखने से खुद को रोक नहीं सका। एक धमाके के साथ मस्तूल अंततः ढह गया, जिससे कई सदस्य नीचे दब गए। अपना सबसे बड़ा पाल खो देने से पूरे जहाज की गति तुरंत कम हो गई। चालक दल के सदस्य तुरंत घबराहट की स्थिति में आ गए। उन्हें पता था कि वे जल्द ही नौसैनिकों द्वारा पकड़ लिए जाएंगे। जैसे ही वे तत्काल समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक आवाज पूरे डेक पर गूंज उठी। यहाँ कप्तान कौन है?
मेटल पायरेट्स के सदस्यों ने इधर-उधर देखा तो पाया कि उनकी धनुषाकार मूर्ति पर एक और व्यक्ति बैठा था। यह व्यक्ति बहुत युवा लग रहा था। उसकी कमर पर एक लंबी तलवार लटक रही थी और उसने विंडब्रेकर पहना हुआ था, जिससे उसके दो कांसे जैसे रंग के हाथ दिखाई दे रहे थे। वह मूर्ति के ऊपर उकड़ू बैठा था और नीचे भीड़ को देख रहा था। तुम कौन हो? कैप्टन, जो पहले से ही नौसैनिकों का पीछा कर रहा था, स्तब्ध रह गया और उसने अपनी कमर में बंधी पिस्तौल निकाली और ईशान पर गोली चला दी। उसे पता नहीं था कि गोली लगने की वजह से ही उसने खुद को सीधे उजागर कर दिया था। ईशान ने गोली से बचने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया तो उसने अपने सिर पर फटी हुई कैप्टन हैट देखी। यह तो तुम निकले। ईशान हल्का सा मुस्कुराया और गायब हो गया। कप्तान हैरान था। वह यह देखने लगा कि वह कहाँ गया, लेकिन अगले ही पल ईशान उसके पीछे आ गया। उसने अपने हाथ में सेनबोन जाकुरा उठाया और उसकी पीठ पर वार कर दिया। आह! वह चीखकर जमीन पर गिर पड़ा। ईशान का इरादा उसे मारने का नहीं, बस उसे घायल करने का था। ऐसे आदमी से निपटने में ईशान ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से मामला निपटा दिया। तलवार को दूर रखते हुए ईशान ने अपना सिर घुमाया और अचंभित सदस्यों से पूछा, आपके कप्तान का इनाम कितना है? एक 4 मिलियन बेरीज। एक समुद्री डाकू, जिस पर इयान की नजर पड़ी, कांपते हुए उत्तर दिया। ओह बस। ईशान ने संतुष्टि से सिर हिलाया, कप्तान का कॉलर पीछे से घुमाया और समुद्री लुटेरों के जहाज से नीचे अपनी नाव पर कूद गया। जैसे ही उसने कप्तान को नाव पर फेंका, ईशान वापस चला गया और पीछे भ्रमित समुद्री डाकुओं का एक समूह छोड़ गया। जहाज का मस्तूल नष्ट हो गया और कप्तान को एक अज्ञात व्यक्ति काटकर ले गया। समुद्री युद्धपोत उनके और करीब आ गया, जिससे ये बेचारे समुद्री डाकू हताश हो गए। पूर्वी ब्लू में समुद्री डाकुओं का एक छोटा समूह पल भर में बिखर गया। ईशान बाराती के पास वापस गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि समुद्री डाकू जहाज का युद्धपोत द्वारा तेजी से पीछा किया गया था और बलपूर्वक उसे पकड़ लिया गया था। समुद्री सैनिकों के एक समूह ने अपनी बंदूकें लीं और समुद्री डाकू जहाज पर कब्जा कर लिया। जब समुद्री सैनिक समुद्री डाकू जहाज पर उतरे और चालक दल के सदस्यों पर अपनी बंदूकें तान दीं, तो एक व्यक्ति युद्धपोत से कूदकर दूसरे जहाज पर आ गया। यह आकृति एक सफेद समुद्री अधिकारी की वर्दी और सफेद दस्ताने पहने हुए थी तथा उसकी कमर के चारों ओर एक लंबा कटाना था। इस व्यक्ति को आते देख जहाज पर मौजूद सैनिकों ने तुरंत प्रशंसा से उसे सलामी दी। लेफ्टिनेंट कमांडर कुइना। मेटल पायरेट्स को पकड़ लिया गया है। यह महिला मरीन कुइना ही एकमात्र थी जो कुछ समय पहले लोगेटाउन मरीन बेस में शामिल हुई थी। जब वह शामिल हुई थी तब सूर्या ने उसे लेफ्टिनेंट का पद दिया था। हालांकि अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण कुइना को मात्र 2 महीनों में ही पदोन्नत कर लेफ्टिनेंट कमांडर बना दिया गया है और उसे समुद्री डाकुओं को पकड़ने वाली एक स्वतंत्र टीम का नेतृत्व करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया है। वह अद्भुत वीर और बहादुर लग रही थी, खासकर अपनी सफेद मरीन वर्दी में। उसका स्वभाव हिना जैसा ही था। एक मजबूत महिला मरीन का यह चरित्र उसे एक अनोखा आकर्षण देता था, जिससे उसके अधीन मरीन सैनिक उसकी प्रशंसा करते थे। वाडो इचिमोंजी का मूठ कमर पर लटकाए कुइना ने एक वांटेड पोस्टर निकाला और उसे अपने सामने हिलाया, जिस पर इस समूह के कप्तान की तस्वीर थी। उसने वांटेड पोस्टर लिया और उसकी तुलना जहाज पर मौजूद समुद्री लुटेरों से करने लगी। सभी समुद्री डाकुओं को समुद्री सैनिकों ने निहत्था कर दिया था। वे सभी अपने सिर पर हाथ रखे डेक पर घुटनों के बल बैठे थे। कुइना ने एक एक करके उनकी ओर देखा और अचानक भौहें चढ़ा दीं। यहाँ क्या हो रहा है? उनका कप्तान क्यों गायब है? कुइना ने पूछा।
जिम्मेदार सिपाही हैरान रह गया। उसने मामले को देखा और घबराकर बोला, क्या वह तब भाग गया जब हम उन्हें निहत्था कर रहे थे? कुरिना ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने डेक पर खून के धब्बे देख लिए थे। पहले तो उसने सोचा कि सैनिकों और समुद्री डाकुओं के बीच हुई लड़ाई में खून के धब्बे रह गए होंगे, क्योंकि खून अभी भी ताज़ा था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कुरिना ने तेजी से तलवार खींची और उसे एक समुद्री डाकू की गर्दन पर रख दिया और ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारा कप्तान कहाँ है? वह छिप गया है या भाग गया है? समुद्री डाकू ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं, कृपया मुझे मत मारो। कप्तान, उसे एक अजीब व्यक्ति ने अगवा कर लिया है। यह सुनकर कुरिना अचंभित रह गया। उसका अपहरण हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेटल पायरेट्स का पीछा करते समय मरीन ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि उनका कप्तान नाव पर है। इतनी दूर तक उनका पीछा करने के बाद मरीन युद्धपोत थोड़ा पीछे रह गया और उनकी स्थिति को दूर से देखना लगभग संभव है। कसम से मैं सच कह रहा हूं। कुरिना की आंखों में अविश्वास देखकर समुद्री डाकू चिंतित हो गया और कसम खाकर बोला, जब हमारे जहाज का मस्तूल टूटा ही था तभी एक युवक जहाज पर आया। कप्तान पर वार करने के बाद वह उसे उठाकर ले गया। उसे यह सब करने में सिर्फ 5-6 सेकंड लगे। हमें प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं मिला। अभी अभी कुरिना को याद आया कि उसने अचानक उनका मस्तूल टूटते देखा था। पहले तो उसने सोचा कि मस्तूल पर कोई गोला गिरा होगा, लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए कुरिना वहां गया और गिरे हुए मस्तूल की जांच की। कुरिना ने मस्तूल के टूटे हुए हिस्से को देखा। उसकी आंखें तुरंत संकुचित हो गईं। वह एक नज़र में ही बता सकती थी कि यह किसी उड़ते हुए स्लैश से कटा हुआ है। लगता है यह समुद्री डाकू सच कह रहा है। वह तुरंत वापस चली गई और फिर पूछा, जो व्यक्ति आपके कप्तान को ले गया था वह किस दिशा में गया? ओह, वहां। समुद्री डाकू ने सामने की ओर इशारा किया। कुरिना ने उसका अनुसरण किया और आगे देखा तो उसे दूर एक अजीब सा बड़ा जहाज खड़ा दिखाई दिया, जो बाराती रेस्टा था। जलना। उन्हें वापस युद्धपोत पर ले जाओ और हिरासत में ले लो। कुरिना ने तुरंत आदेश दिया, चलो अपने युद्धपोत पर वापस चलते हैं, उस जहाज की ओर बढ़ते हैं। हमें देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है। हाँ कमांडर। जहाज पर सवार सैनिक अचानक सीधे खड़े होकर चिल्लाए। जल्द ही युद्धपोत ने लंगर डाला और चलना शुरू कर दिया। कुरिना डेक पर खड़ी होकर सामने बाराती को देखने लगी। उसने कुछ नौसैनिकों से समुद्री रेस्टोरेंट के बारे में पहले ही सुन रखा था। आखिर कौन है जो नौसैनिकों की नाक के नीचे एक समुद्री डाकू को पकड़ने की हिम्मत कर रहा है? शायद जब हम रेस्टोरेंट पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा, कुरिना ने मन ही मन सोचा। इस समय तक ईशान अपनी नाव खेकर बाराती लौट चुका था। बेचारे कैप्टन को घसीटते हुए ईशान रेस्टोरेंट में चला गया। अंदर घुसते ही ईशान ने देखा कि ज़हीर पहले से ही संजय, पैटी और कुछ शेफ्स के साथ उसके आने का इंतजार कर रहा था। तभी ईशान ने कैप्टन को ज़हीर के सामने फेंक दिया और बोला, लो, इससे मेरे खाने का खर्चा निकलेगा। ज़हीर अवाक रह गया। उसका रेस्टोरेंट खून से सना हुआ था, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने अपनी पैग लेग से कैप्टन को लात मारी, उसे पलटा और उसकी तरफ देखा। पैटी के हाथ में वांटेड पोस्टरों का ढेर था। उसने इस लड़के की तस्वीर ढूंढी, फिर मुंह खोला और ज़हीर से कहा, बॉस, यह आदमी मेटल पायरेट्स का कैप्टन रमसी है, उस पर 14 लाख बेरीज का इनाम है। वह एक छोटा मोटा समुद्री डाकू है। ज़हीर ने सिर हिलाया, ईशान की ओर सिर उठाया और कहा, उसका इनाम आपके बिल से बहुत अधिक है। तो याद आया।
ईशान ने इतनी उदारता नहीं दिखाई कि कह सके कि उसे छुट्टे पैसे नहीं चाहिए। 10 लाख से ज्यादा बेर उसके लिए कुछ भी नहीं होने चाहिए, पर उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो छुट्टे पैसे कैसे दे सकता था। एक पल बाद उसने कहा, बाकी पैसे स्वादिष्ट खाने में बदल लो, मैं थोड़ी देर बाद आकर ले लूंगा। तब ईशान मुस्कुराया और संजय से बोला, तुम ही इसे पकाते हो, क्या तुमने मेरी बात सुनी। फ्रॉस्ट मून विलेज में मास्टर कोशिरो के पास लौटने के बाद ईशान को अभी ग्रैंड लाइन से अलबस्ता जाना है। फिर वह रास्ते में बाराती के पास वापस आ सकता है, ताकि रास्ते में उसके लिए कुछ खाना तैयार हो सके। संजी का खाना स्वादिष्ट था, इसलिए उसने उसे फिर से खाना बनाने के लिए कहा। ये सुनकर संजय को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाया, अरे साले, तू हमेशा मुझसे ही खाना बनाने को क्यों कहता है। संजय को सिर्फ खूबसूरत औरतों के लिए खाना बनाना पसंद है, फिर भूखे गरीबों के लिए उन्हें खाना खिलाकर वो खुश होता है। बाकी तो वो